जय साथियों। तो साथियों मैं अपडेट लेके आया हूँ। अपडेट में आज हम क्या समझेंगे कि बीसीसीएल का अपडेट देंगे कि कोल सचिव जो आने वाले थे वो आए हैं, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कार्य हुआ या कुछ आगे बढ़ा या फिर जो भी हुआ वो हम समझेंगे। लेकिन कोल सचिव जो आए हैं उनसे लड़कों को एक निराशा ही हाथ लगी है। क्या कुछ हुआ है वो अभी हम समझेंगे। प्रबंधन की तरफ से किस तरह अप्रेंटिसों को धोखा दिया गया फिर से एक बार, तो वो समझेंगे। दूसरा समझेंगे कि इलाहाबाद कोर्ट ने किसी मामले में क्या कुछ कहा है और धारा 39A जो है वो क्या है, इसके बारे में समझेंगे कि हमें आजीविका पाने का अधिकार कितना है या नहीं है, ये क्या है, और कोर्ट ने भी क्या कहा है अप्रेंटिस के बारे में वो भी समझेंगे। और उसके बाद क्या समझेंगे, हमारी जो अगली खबर है वो है 27 दिसंबर को जो कोल इंडिया के कर्मचारियों के लिए जो मीटिंग हो रही थी उसमें एक एपेक्स बैठक रखी गई है। एपेक्स बैठक के बारे में समझेंगे। लेकिन दोस्तों इन सब खबर को देखने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो हमारे देश के लिए है, जिसको देखना हर भारतीय के लिए एक शान की बात है। आप सबको पता है कि बहुत से लगभग 1-2 साल पहले चीन की तरफ से गलवान में घाटी में एक बार हमला किया था, तो भारतीय फौज ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो सबको पता है कि क्या कुछ हुआ था। लेकिन हाल ही में 9 दिसंबर को फिर से एक घटना घटी है। एलओसी में फिर से चीन की तरफ से उधर से एक अपने डंडे में कंटीले तार बांध के उनकी तैयारी करके फिर से सीमा में घुसपैठ करने का घुसने का किया गया था, कुछ प्लानिंग किया गया था। लेकिन इस बार भारतीय फौज ने उनके मुंहतोड़ जवाब दिया है। जो वीडियो भी मेरे पास आया कि कैसे भारतीय फौज ने उन्हें मार के भगा दिया है। वो कितनी अधिक संख्या में थे लेकिन भारतीय फौज कम संख्या में होने के बावजूद भी उन्हें मार के भगा दिए हैं और उन्हें 1 इंच भी अपने बॉर्डर में घुसने नहीं दिया है। तो आप इस वीडियो को देख ले, उसके बाद हम अपनी खबर की ओर चलते हैं। दोबारा नहीं और गए। मगर जाओ, मगर थोड़ा जाओ, फिर आगे आगे तक पैर जो ओ बस बस ओ बस करो। गुड शाबाश, परे हो जा, ओ बस बस परे हो जाओ, परे हो जा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे भारतीय फौज ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो जो अपने देश के सैनिक से प्यार करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें। जो भी अपडेट रहेगा सीमा पे भी अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको दूंगा और हम अपनी आगे खबर की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए हम हमारी जो पहली खबर है इसकी ओर रुक करते हैं। तो पहली खबर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक पेपर का स्क्रीनशॉट है। ये क्या है, एक पेपर का कट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है कि 17 दिसंबर का ये न्यूज है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आज बीसीसीएल के दौरे पे धनबाद के जो कोल सचिव है वो आने वाले हैं। यानी जो कोल सचिव बीसीसीएल के हैं, कोल इंडिया के हैं, वो धनबाद बीसीसीएल के दौरे पे आने वाले हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, तो वो आए भी, दौरा हुआ भी, क्या कुछ हुआ हम समझते हैं। तो इसमें जो बीसीसीएल कोल सचिव है जिनका नाम है अमृत लाल मीना, आप देख सकते हैं वहां पिक्चर में भी दिख रहा है आपको। ये बीसीसीएल के दौरे पे झरिया आएंगे, झरिया का भी दौरा करेंगे और इसमें क्या करेंगे, तो ये मास्टर प्लान जो बना हुआ है, जो मैंने आप लोगों को बहुत पहले एक वीडियो में बताया भी था कि लगभग 7.5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को देने की योजना बनाई जा रही है। जिनका मकान है और जिनका रजिस्ट्री जमीन है उनके जमीन के भी अलग से पैसे दिए जाएंगे। तो इस आवास के लिए इसी का सचिव बैठक करने के लिए, उनकी जानकारी लेने के लिए और इसी के लिए वो धनबाद आए हैं बीसीसीएल के दौरे पे। अब बीसीसीएल के दौरे पे आए हैं तो उनके साथ क्या हुआ, अब वो क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि वो एना फायर प्रोजेक्ट कुसुंडा सिजुआ एरिया बेलगड़िया का भी दौरा करेंगे। यानी इस एरिया में दौरा करेंगे जो फायर एरिया है कि वहां पे, और वहां के लोगों से भी वार्ता करेंगे। तो उन्होंने किया भी और वार्ता हुआ भी, वो वार्ता भी की है, उन्होंने दौरा भी किए और सबसे बात की ताकि वो देख अपने हिसाब से समझ लेते हैं कि कैसे लोगों को यहाँ से प्रस्थान किया जाए, यानी झरिया से पुनर्वास की जो प्लान है इसे सक्सेस बनाया जाए। उसके साथ क्या था उसके बाद कि उनका एक बैठक था, वो अधिकारीगण के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कौन कौन रहेंगे, तो डीसी शाह, जेआरडी के प्रबंधन निदेशक संदीप सिंह, बीसीसीएल सीएमडी, दोनों निदेशक एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अब मौजूद होने के बाद उनके बाद क्या है, मीटिंग सारा समाप्त हो जाने के बाद उनका समय जो काल था वो क्या था कि 2 बजे वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वो 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो भी गए। अब इसमें मेन बात क्या है, तो आप सबको पता है कि बीसीसीएल में जो है अप्रेंटिसों का स्ट्राइक चल रहा है 21 नवंबर से। जो पहला स्ट्राइक था वो 54 दिनों का होने के बाद भी वो समाप्त हो गया और रोजगार नहीं मिला। तो 3 महीने के उनके 15 अगस्त के बाद भी 3 महीने का अधिक समय मिला, लेकिन उधर से भी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तो फिर से अप्रेंटिस लड़के स्ट्राइक कर रहे थे।
अब स्ट्राइक जो लड़के कर रहे थे उन्होंने भी सोचा कि जब कुल सचिव आएगा तो हम भी उनका घेराव करेंगे और अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे कि आप हमें रोजगार से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, क्या समस्या है, या जो भी मीटिंग करेंगे या वार्ता करेंगे या उनका घेराव करेंगे। तो इस एवज में क्या हुआ कि प्रबंधन की ओर से, बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से जो अप्रेंटिस के लीडर है उन्हें एक आश्वासन दिया कि आपको भी जो मीटिंग कराई जाएगी जिसमें डीसी सर भी मौजूद रहेंगे और भी जो अधिकारी करने मौजूद रहेंगे उसमें आपको भी बुलाया जाएगा, आप भी अपनी बातों को रखेंगे, उनसे मीटिंग कराया जाएगा। ये बोल के उन्हें एक सांत्वना दी गई थी ताकि वो उनका घेराव नहीं करें। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो क्या हुआ कि उन्होंने बोला तो अब लड़के लोग भी जो है उनके दौरा पे भी कोई घेराव नहीं किए कि नहीं अब आएंगे, इनसे वार्ता हो ही जाएगी तो फिर इनका घेराव करके क्या फायदा। और बात भी सही थी तो उन्हें लगा, लेकिन उन्होंने अपना सारा कार्यक्रम किया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बैठक भी कर लिया पहले ही, और जब उनका वापस यहाँ पे आने का समय था, जाने का समय था, तो जिस रास्ते से हो जाते तो लड़के लोग उस रास्ते से घेर लेते अगर मीटिंग नहीं होती। इस एवज में क्या हुआ कि प्रबंधन की ओर से यहाँ के जो अप्रेंटिस लड़के हैं, उनके जो लीडर है, उन्हें अंदर बुलाया गया कि आइए आपका मीटिंग के लिए अंदर बुलाया गया। और वो अंदर गए और उन्हें कुछ समय के लिए बैठाया गया उन्हें, या फिर उन्हें बात में उलझा कर रखा गया कि ऐसा बात करने के लिए। और इधर क्या हुआ कि जो कुल सचिव थे वो आए और निकल गए, वो सीधा रवाना हो गए। मतलब उनका घेराव करने का जो लड़के लोग का था कि हम अगर नहीं मीटिंग होगा तो हम घेराव करेंगे। तो प्रबंधन ने एक प्लानिंग के तहत कह सकते हैं कि उन्होंने इन्हें बुलाया और उसके अंदर रखा ताकि बाहर में कोई आदेश देने वाला नहीं रहेगा, लड़के वहीं पे बैठे रहेंगे और वो आएंगे आराम से निकल जाएंगे। और हुआ भी कैसे कुछ ऐसा ही कि वो आए और आराम से निकल गए, उनका कोई घेराव नहीं हुआ, क्योंकि जो टीम लीडर थे वो अंदर थे, वो वार्ता कर रहे थे। वहां पे जो और अधिकारीगण हैं उनसे वार्ता कर रहे थे और उन्हें ये भी सांत्वना दी गई थी कि आ रहे हैं उनसे आपसे मीटिंग कराई जाएगी। लेकिन वो इधर आए, अपने कार्यक्रम खत्म किए और इधर से इधर ही निकल गए। और उनका जो 2 बजे का दिल्ली जाने का प्लान था वो भी सक्सेस हो गया, वो निकल भी गए और लड़के लोग से उनकी मीटिंग नहीं कराई गई, उनसे वार्ता नहीं कराई गई। इस एवज में क्या हुआ, तो अप्रेंटिस को क्या किया, एक तरह से फिर से बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से फिर से अप्रेंटिस को एक बार धोखा दिया गया। उन्हें अपनी प्लानिंग के तहत धोखा दिया गया कि आपको मीटिंग बोल के, और उन्हें कराया नहीं गया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो वापस आए टीम लीडर बाहर, देखा कि ऐसा सब बात हुआ है, वो निकल चुके हैं, तो उनके बाद फिर से बहुत जोर शोर नारा भी लगा। लेकिन बात है क्या, वो आए और निकल गए, अपना काम करके निकल गए। कह सकते हैं कि चाल के तहत या फिर प्लानिंग के तहत उनसे मीटिंग नहीं होने दी और लड़कों के बातों को उनके समझ नहीं रखा गया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि आपको पता है कि एक से एक अध्यक्ष जो है, लीडर जो है या नेतागण है, वो भी धरना मारे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। तो कांग्रेस के भी कुछ लीडरगण आए थे और उन्होंने भी सांत्वना दी थी और उन्होंने एक मीटिंग भी की थी और 1 सप्ताह का समय भी सीएमडी सर ने लिया है कि 1 सप्ताह का समय भी लिया था। लगभग 1-2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, 1 सप्ताह का उन्होंने समय मांगा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, सभी कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर बात करते हैं, उसके बाद कोशिश कर रहे हैं आपको देने के लिए। लेकिन वो क्या हुआ, उसके बाद फिर वो आए, उन्हें भी जानकारी दी गई, तो उन्होंने भी कुछ कहा और क्या कुछ हुआ। मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप वीडियो भी देख लेंगे आगे भी। उसके बाद भी क्या है, वीडियो आप देख लीजिए, आप समझ सकते हैं। खुद में वीडियो आया है मेरे पास 2-2.5 मिनट का, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब क्या हो रहा है कि नेतागण भी आ रहे हैं, वहां पे आश्वासन मिल रहा है, ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है। कुल सचिव आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन एक कह सकते हैं कि मुंह छुपा के वो निकल जा रहे हैं, गाड़ी में ही निकल जा रहे हैं और मीटिंग नहीं कर रहे हैं। जबकि मीटिंग का टाइम दिया गया था कि हाँ उन्हें भी मिलाया जाएगा, अप्रेंटिस लड़कों को मिलाया जाएगा, लेकिन मिलाया नहीं गया क्या। उसके बाद आप लोग पता है कि जो प्रहलाद जोशी सर आने वाले थे, उन्होंने भी ईसीएल आसनसोल में जो है, वहां पे वर्धमान में जो है, वहां तो उन्होंने दौरा किया, लेकिन बीसीसीएल का दौरा रद्द कर दिया। यानी अप्रेंटिस को, लड़के को जवाब देना पड़ेगा, ये सोच के उन्होंने भी दौरा रद्द कर दिया। तो हर बार जो प्रबंधन की तरफ से जो आला अधिकारी आ रहे हैं, जो ऑफिसर आ रहे हैं, नेतागण आ रहे हैं, वो आते हैं, अपना काम करते हैं, या तो दौरा रद्द करते हैं या अपना काम करते हैं किसी तरह से निकल के, और चले जाते हैं। लेकिन अप्रेंटिस को रोजगार के बारे में बात नहीं हो रही है। एक से एक नेतागण आ रहे हैं, लेकिन अप्रेंटिस को रोजगार नहीं मिल रही है। तो क्या आगे ये मिलेगा? अब अप्रेंटिस लड़कों का ये कहना है कि पिछली बार हमें एक लिखित देके उठा दिया गया था, लेकिन इस बार हम लिखित लेके नहीं उठेंगे, हम ज्वाइनिंग लेके उठेंगे, क्योंकि आप बोलते कुछ और है, करते कुछ है। आपके बातों का कोई भरोसा नहीं, आपके लिखित का भी कोई भरोसा नहीं। आप लिखित देने के बाद मुकर जाते हैं, तो आपके मुंह के बोलने से हम क्या मानेंगे। आप जब हमें ज्वाइनिंग लेटर देंगे तो ही उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। जब तक हम चाहे, इतनी ठंड है, आप सबको पता है कि अभी ठंड का मौसम है, इतनी ठंड में भी लड़के दिन रात वहां पे अड़े हैं कि नहीं हमें रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन प्रबंधन की तरफ से कोई सकारात्मक पहल अभी तक नहीं हुई है कि हाँ उन्हें रोजगार दिया जाएगा। और ऐसा देखिए आगे हो सकता है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि हफ्ते 2 हफ्ते या 10 दिन में हो सकता है कि प्रबंधन की तरफ से कुछ अच्छी न्यूज आए, जो मैं आपको वीडियो में अपडेट देता रहूंगा। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि सबको जानकारी मिले। आगे जो भी अपडेट आता रहेगा मैं आपको देता रहूंगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर, जो भी देखना आप लोग इम्पोर्टेंट है। हम आते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। वरिष्ठ नेता
सह धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष माननीय संतोष कुमार सिंह भैया जी आज धरना स्थल पर आके आप सभी धरनार्थियों का मनोबल बढ़ाने का काम किए और आपके न्याय के लिए हमेशा तत्परता से दिखाते हुए कल इस डूबते धरना को बचाने का काम किया और सरकार प्रबंधन को चेतावनी दी है कि युवाओं को अत्याचार करना बंद करो, अन्यथा जिस दिन कांग्रेस पार्टी और युवा उग्र होगा तो कोई नहीं बचेगा। आप सभी के बीच संतोष भैया जी 2 शब्द बोलना चाहते हैं, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। पूरा लेना सीधे वहाँ घुस जाए, थोड़ा साइड हो जाना, पीछे भी लेना है, पीछे भी चारों तरफ वहाँ सेपरेट लेना अलग से। विगत माह से कोयला भवन के इस मुख्य गेट के पास धरना में बैठे अप्रेंटिस के सभी डिप्लोमाधारी नौजवान साथियों, मित्रों, सबसे पहले आप लोगों के हौसले और जज्बे को हम सलाम करते हैं। जो इस कड़ाके की ठंड में जो लड़ाई आप लोगों ने शुरू की है, बहुत ही तारीफ़ काबिल है। अपने हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़नी ही चाहिए। साथियों, हम लोग भी कभी न कभी छात्र राजनीति से आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के पद तक पहुंचे हैं। 1997 में हम छात्र संघ के राजा शिव प्रसाद कॉलेज के निर्वाचित अध्यक्ष हुआ करते थे। वहां से राजनीति की शुरुआत थी। 89 से छात्र आंदोलन से जुड़ा रहा। जब नौजवानों का दिक्कत और मुसीबत मेरे सामने आती है तो मुझे अपना दिन याद आने लगता है कि कैसे हम लोग लड़ाई लड़ते थे। बस के, ट्रक के हुड पर चढ़ कर के पूरा रैली और जुलूस निकाला करते थे। धनबाद में छात्रों की समस्याओं के लिए लड़ा करते थे। वो सब समय से देखिए कि प्रतिष्ठा का प्रश्न हम लोग 2024 का तैयारी कर लड़ाई लड़ेंगे हम इसके लिए। अगर आप अच्छे आदमी हैं, अगर करा दीजिएगा तो आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे हम इसमें करने के लिए। और हम कोल इंडिया में चूँकि ये प्रावधान जो बनता है कोल इंडिया में, कोल इंडिया एनआईटी वाला वो कोल इंडिया करती है, वहाँ पर भी लिख रहे हैं। एक बार सर जो है ना, आप सर कंपनी से एमडी से एक बार सर बात कीजिए कि समझौता को सर समय सर पूरा करें। माइक ऑन है? हाँ सर ऑन है। मैं आज ही दिल्ली से कौन जी? तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा कि बीसीसीएल में क्या कुछ हुआ है और जो कांग्रेस के नेतागण हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, और जो भी हुआ मैंने आपको बताया। आगे जो भी अपडेट रहेगा मैं देता रहूंगा। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। हमारी दूसरी खबर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 39A का अनुसार, आप देख सकते हैं कि आपके पास ये दिया हुआ है, आप चाहे तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अनुच्छेद 39A के अनुसार नागरिक हो, पुरुष हो या महिलाएं हो, सभी को समान रूप से आजीविका को प्राप्त करने का साधन का अधिकार है। यानी आपको नौकरी लेने का अधिकार है। आप किसी भी रूप से नौकरी कर सकते हैं। आजीविका प्राप्त करने का आपके पास एक अधिकार है। बस शर्त यह है कि आपको आजीविका मिलनी चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ एक और बात आई है कि हाल ही में एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि केवल प्रमाण पत्र पा लेने से किसी को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिलता है। जैसा कि पहले क्या होता था, ये क्यों आया, किस लिए आया, साथ ही साथ और भी कोर्ट ने कुछ कहा है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये मामला क्यों आया है, ये मामला क्या हुआ है, किसी एक मामले में हाई कोर्ट पे ये दिया गया था कि अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के अनुसार पे उन्हें सीधी भर्ती दिया जाए। मतलब क्या कहा था कि आप सर्टिफिकेट देखे उन्हें भर्ती दिया जाए। तो इस पे केंद्र सरकार ने रोक लगाया था
लेकिन फिर इस पे केस मुकदमा चला काफी है, तो हाईकोर्ट में मामला गया। उस समय केंद्र सरकार के रोक पे थोड़ा सा कुछ मामला अड़क गया था, तो हाईकोर्ट में इस मामला गया और धीरे धीरे इस पे पूरा विचार हुआ। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में कानपुर में जो है, वहां पे क्या हुआ कि कोर्ट की तरफ से आया कि आप अप्रेंटिसशिप किए हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है, इसका ये मतलब नहीं कि आप सर्टिफिकेट दिखा के आप नौकरी ले सकते हैं। इनका मैं कहने का मतलब ये है, कोर्ट की तरफ से ये क्या गया, ये गवर्नमेंट नौकरी के हिसाब से कि आप सर्टिफिकेट देख के नौकरी नहीं ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी को जीविका पाने का अधिकार है। तो अब आते हैं कि अप्रेंटिस लड़के रेगुलर की मांग नहीं कर रहे हैं, वो सरकारी नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट की बात भी सही है और लड़के भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि वो भी सरकारी नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं। अब कोर्ट का भी कहना है कि सभी को जीविका पाने का अधिकार है और अप्रेंटिस लड़कों का भी यही मांग है कि आप हमें जीविका दें, हम रेगुलेटरी नहीं मांग रहे हैं। आपकी जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, आप उसमें हमें जीविका दें, हमें रोजगार दें, हमें अपने पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए जो जीविका है वो आप दें, हमें हमसे काम ले और हमें कुछ पेमेंट करें। जो आप अदर आदमी को भी खटा रहे हैं, अदर लेबर को खटा रहे हैं, वर्कर को खटा रहे हैं, कोई न कोई को ठेकेदार के माध्यम से खटा रहे हैं, तो आप हमें भी उसमें रोजगार दें। हमने अप्रेंटिस किया है, हम हाईली स्किल हैं, तो आप उनसे अच्छा काम दे सकते हैं हम, क्योंकि उनके पास ट्रेन नहीं है, तो आपको एक नॉर्मल काम देंगे। लेकिन आपने हमें ट्रेन किया है, तो उम्मीद यही है कि हम आपको अच्छा काम करके दे सकते हैं, क्योंकि हमें आपने मशीन की जानकारी दी है, सभी चीज सिखाया है, आपने ही सिखाया है, तो हम काम करेंगे तो आपको उम्मीद से बेटर काम करके दे सकते हैं। इस एवज में लड़के उनसे आउटसोर्सिंग में रोजगार मांग रहे हैं, ना कि नियमितीकरण। तो कोर्ट के आदेश के अनुसार भी अप्रेंटिस लड़के अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि उनके रोजगार मांगने का अधिकार है। हाँ, अगर हम सरकारी नौकरी मांगते हैं तो ये गलत है, क्योंकि कोर्ट का भी कहना है कि आपको नियमित प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा। चलिए, ये भी बात सही है, लेकिन प्रबंधन कभी वैकेंसी निकालती नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमें सर्टिफिकेट लेके हमें रोजगार दे दीजिए, हम ये नहीं कहते हमें सरकारी नौकरी दीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, अप्रेंटिस किया, हम सरकारी नौकरी दीजिए। आप वैकेंसी निकालिए, हम कंपटीशन लड़ेंगे। आप कोल इंडिया वैकेंसी निकालिए, हम कंपटीशन लीजिए, हम कंपटीशन लड़ेंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू देंगे और आएंगे। लेकिन आप वैकेंसी नहीं निकालते हैं। चलिए, आप वैकेंसी नहीं निकालते हैं तो आप आउटसोर्सिंग में हमें दीजिए। आउटसोर्सिंग में भी आप देने के लिए इनकार कर रहे हैं कि आप हमें आउटसोर्सिंग में नहीं देंगे, रेगुलर वैकेंसी नहीं निकालते हैं। 96 या 94 से बीएसएसएल में वैकेंसी नहीं आई है, और बारी इंटरनल कुछ वैकेंसी आई है, लेकिन बारी वैकेंसी नहीं आई है, लगभग ना के बराबर आई भी है, तो कुछ ऑफिसर ग्रेड की आई है, मतलब अप्रेंटिस लड़के या नॉर्मल लड़कों की वैकेंसी नहीं के बराबर है। तो आप वैकेंसी नहीं निकाले, आप वैकेंसी निकाले तब तो हम फॉर्म भर के उसमें जो प्रक्रिया उसमें शामिल हो। आप हमें प्रक्रिया में शामिल होने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। दूसरा है कि आप हमें आउटसोर्सिंग में रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं आप हमारे सर्टिफिकेट है, हमें ट्रेनिंग कराए हैं, आप अदर वर्कर को भी रख रहे हैं, आप उसकी जगह पे हमें भी रखें, हमें भी रोजगार से जोड़े। हमें नहीं कहते हैं कि आप सबको हमें क्यों रखें, आप उन्हें भी रखें, हमें भी रखें, हमारे भी कुछ लड़के को रोजगार। ये कहना है दोस्तों अप्रेंटिस लड़कों का। अप्रेंटिस लड़के भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन प्रबंधन की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं मिल रही है। आगे जो भी दोस्तों आएगा अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। चलिए, हमारी जो अगली खबर है, हमारी अगली खबर दोस्तों है कि आप समझ लें कि कोल समझौता, जो कोयला वेतन जेबीसी का मीटिंग हुआ था, 7वां बैठक, बहुत से लोग उसे 8वां बैठक भी कहते हैं, बहुत 7वीं बैठक भी कहते हैं। ऐसे 8वां क्यों कहते हैं, क्योंकि एक मीटिंग पोस्टपोन हो गई थी, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि 8वीं बैठक है, बहुत से लोग सोचते हैं 7वीं है। खैर, वो मायने नहीं रखती है, बात है कि आगे उनका क्या होने वाला है। तो आप लोग पता है कि 9 दिसंबर को जो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, वो पूरे कोल इंडिया को हिलाकर रख दिया। और उनके एवज में क्या हुआ कि 27 दिसंबर को जो है एपेक्स बैठक रखा गया है। इसमें भी जो अधिकारीगण रहेंगे, वो जो जेबीसी का अध्यक्ष है वही रहेंगे, उनके सीनियर अधिकारी ही रहेंगे। और इस एपेक्स बैठक में वेतन के बारे में नहीं, आपस के बारे में बात किया गया कि आखिर जो आगे का जो रणनीति तय करना है उसके बारे में। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि 27 दिसंबर जो एपेक्स की बैठक होगी, उसमें कुछ सकारात्मक न्यूज निकल के आएगी, और अगली मीटिंग में जो भी है उसमें जो भी जेबीसी का वेतन का समझौता है वो हल हो जाएगा। तो अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है 27 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है, इसमें इस बैठक के क्या रिजल्ट आते हैं, क्या परिणाम आते हैं, वो जो अपडेट रहेगा मैं आपको दूंगा। और जो भी परिणाम आएंगे, अगर इस बैठक से ये क्लियर हो गया, सारा चीज अच्छी तरह से गया, तो उम्मीद है कि उसके बाद नेक्स्ट बैठक जेबीसी की नेक्स्ट बैठक 8वीं बैठक जो है वो बहुत ही जल्द करा के और वेतन समझौते को क्लियर कर लिया जाएगा। तो जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूंगा। आप लोग जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और जो पुराने हैं वो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जानकारी सबके पास पहुंचना चाहिए। और जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको परफेक्ट अपडेट दूंगा। साथ ही साथ जाते जाते मैं आपको एक बात और बता दूं कि बीएसएसएल में जो लड़के अप्रेंटिस कर रहे हैं या कोल इंडिया में कहीं भी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत जल्द गुड न्यूज आने वाली है। ऐसा नहीं है कि नहीं आने वाली है। आपकी उम्मीदें जो है वो एक दिन रंग लाएगी। हाँ, कुछ समय लग रहा है, लेकिन ऐसा आप ना सोचें कि नहीं रहे।
कुछ न कुछ प्रबंधन की तरफ से भी ये सकारात्मक एक कह सकते हैं कि सांकेतिक मिले हैं, बोले नहीं है उन्होंने, लेकिन संकेत मिला है कि प्रबंधन को भी अब देने के लिए कहीं न कहीं वो मंशा बना रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें अब लड़कों को देना पड़ेगा। तो जो भी न्यूज आएगा दोस्तों मैं आपको दूंगा। अभी मैं क्लियर नहीं बता सकता कि हाँ उन्होंने तैयार हुआ देने के लिए, क्योंकि इसका कोई लिखित नहीं आया है। एक जहां तक सकारात्मक चिन्ह मिला है, एक आशा मिली है कि देने को उम्मीद है। तो आप आस बढ़ाए रखें अपनी लड़ाई को, जो भी कर रहे हैं, जो आप जिस जगह पर नौकरी कर रहे हैं, जो वो भी फिलहाल छोड़े नहीं। हाँ, जब इधर मिलेगा तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आजीविका पाने के लिए बहुत से लड़के कहीं दुकान में, कहीं ठेले पे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं, क्योंकि पेट मारने वाला नहीं है। तो आप अपनी जगह पर लगे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं ठीक है करें, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई गुड न्यूज आएगा मैं आपको वीडियो में दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।